बचपन एक ऐसी खूबसूरत चीज है जहाँ दिमाग बिल्कुल कोरा कागज होता है। मुझे अब भी याद है, स्कूल से आकर टीवी के सामने बैठ जाता था कार्टून नेटवर्क या डिज्नी चैनल के कार्टून देखने के लिए। आज से करीब 18-20 साल पहले जब सिनेमा घरों में पिक्चर की द इनक्रेडिबल रिलीज हुई थी, नहीं, मैं हॉल में जाके ये मूवी नहीं देखा था, इसे मैंने यूट्यूब एक्शन पर देखा था। खैर, तो उस मासूम उम्र में हमारा फोकस कहाँ था? हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि डैश कितनी तेजी से पानी पर दौड़ता है, वायलेट अपनी फोर्स फील्ड कैसे बनाती है और मिस्टर इनक्रेडिबल कितनी भारी ट्रक्स उठा सकता है। उस वक्त हमारी आंखों पर मासूमियत का चश्मा था। कैरेक्टर्स की बॉडी एनाटॉमी, उनके फिगर या उनके साइकोलॉजिकल पोर्शन को लेकर हमारे दिमाग में कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं आता था। बचपन में एनिमेशन सिर्फ मैजिक था, लेकिन फिर वक्त बदला, हम बड़े हुए, हमारे हाथों में महंगे हाई स्पीड इंटरनेट भी आ गया और साथ ही मेरे अंदर का वो खुराफात कीड़ा भी जाग गया जो हर चीज का लॉजिक ढूंढने लगता है। ये कैसे हो सकता है? जब आज की डेट में हॉलीवुड अवतार द वे ऑफ वाटर या द एडवेंचर ऑफ टिंटिन जैसी एकदम हाइपर रियलिस्टिक और असली देखने वाले मूवीज बना सकता है, तो फिर एक सवाल तो आता ही है। सवाल ये है कि इन हॉलीवुड एनिमेटर्स, चाहे वो पिक्सर हो, डिज्नी हो या ड्रीम वर्क्स, इनकी आधी से ज्यादा कार्टून मॉम्स या मैच्योर फीमेल कैरेक्टर्स का फिगर नीचे से इतना हैवी और थिक क्यों बनाया जाता है? क्या ये किसी एनिमेटर का ठड़कीपन है? क्या स्टूडियो से जानबूझ के हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, या फिर इसके पीछे कोई साइंस, साइकोलॉजिकल या इतिहास का कोई ऐसा भयानक राज छुपा है जो आज तक आम जनता से छुपाया गया है? आज इसी एनिमेशन इंडस्ट्री की ऐसे सच जानने वाले हैं कि आपका कार्टून्स देखने की नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो लेट्स डू इट। इस राज को समझने के लिए हमें 1930s के दौर में जाना पड़ेगा। शुरुआत में एनिमेशन बहुत ही आजाद था। उस दौर में एक कैरेक्टर आई, बेटी बॉब। उसे एक मैच्योर फ्लफर गर्ल के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसका आवर-ग्लास फिगर और टॉप पोर्शन काफी हाईलाइटेड था, जो उस टाइम बहुत ही फेमस हुई। लेकिन 1934 में हॉलीवुड पर द हेज कोड नाम का एक नया कानून लागू हुआ, और आप इस कानून को याद रखना, जो आगे चल के काम आएगा। खैर, इस लॉ के मॉरलिटी के नाम पर फिल्मों पर सख्त पाबंदियां लगा दी। सभी का तब रिएक्शन था, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इस कानून के हिसाब से स्क्रीन पर औरतों को क्लेवेंज, टाइट कपड़े या किसी भी तरह के सजेस्टिव यानी टॉप हेवी डिजाइन को दिखाना पूरी तरह से बैंड कर दिया गया। बेटी बॉब को मजबूरी में एक फुल्ली क्लॉथ हाउसवाइफ में बदल दिया गया, जिसके बाद उसका चम खत्म हो गया, जो होना भी था। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से वेस्टर्न एनिमेशन में ये डर बैठ गया कि अपर बॉडी को कभी भी हाईलाइट नहीं करना, वरना धंधा बंद हो जाएगी। तब उन्होंने सोचा, मैच्योर कैरेक्टर को दिखाने के लिए तो कोई नया रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा भाई, और उन्होंने रास्ता निकाला लोअर बॉडी। वेस्ट की सोसाइटी अपर बॉडी को लेकर कंजर्वेटिव थी, लेकिन लोअर बॉडी यानी हिप्स और बॉटम को लेकर उनमें हमेशा कॉमेडी था, जिसको फेलिंग गैग्स और सेफ जोन के रूप में देखा जाता था। और यहाँ से नींव रखी गई ठीक कैरेक्टर की। एनिमेशन एक प्योर विजुअल मीडियम है। यहाँ आपको कैरेक्टर की नेचर और उसकी वाइब बिना बोले स्क्रीन पर दिखाना होता है। इसे कहता है विजुअल कम्युनिकेशंस, और इसका सबसे बड़ा हथियार है शेप लैंग्वेज। हमारा सबकॉन्शियस माइंड शेप को देखकर ही एक सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि कैरेक्टर कैसा है। पहला था स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा स्टेबिलिटी, जिम्मेदारी और ताकत को दर्शाता है। पिक्सर की अप मूवी के काल का फेस स्क्वायर है, और मिस्टर इनक्रेडिबल का जो लाइन बॉक्स जैसा है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि ये बंदा सॉलिड और ताकतवर है। दूसरा आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब है खतरा, शार्पनेस और इविल। इसीलिए 90% विलन को त्रिकोण आकार में बनाया जाता है, जैसे जफर या डॉक्टर डुफिन्समिथ। इनका चेहरा और नाक नुकीला होता है ताकि बच्चे भी समझ जाए ये कौन है। आखिरी आता है सर्कल यानी गोलाकार। सर्कल हमेशा सॉफ्टनेस, सॉफ्टी, ममता और इनोसेंट को दर्शाता है। जब किसी माँ का कैरेक्टर बनाना होता है तो एनिमेटर्स को उसमें कर्व्स और सर्कुलर शेप्स देना ही पड़ता है, ताकि ऑडियंस को तुरंत ही फील हो जाए कि ये कैरेक्टर लविंग और सेफ है। तो साले इसी वजह से ही शिनचैन की मॉम से डर लगता है और नोबिता की मॉम से प्यार होता है। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन एक छोटी बच्ची और माँ के बीच कैसे फर्क दिखाए? दोनों ही राउंड हो सकती है। यहाँ आता है फिजिकल डिफरेंस का सबसे बड़ा चैलेंज। इमेजिन कीजिए आप पिक्सर के लीड एनिमेटर हो और आपको एक ऐसा औरत का कैरेक्टर बनाना है जो 3 बच्चे की माँ हो, साथ ही लविंग हो, साथ ही कॉन्फिडेंट भी। मैच्योरिटी दिखाने का 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अपर बॉडी को हैवी बनाइए, दूसरा ऑप्शन लोअर बॉडी को हैवी बनाइए। अब याद कीजिए द हेज कोड रूल को। डिज्नी और पिक्सर $1 बिलियन कंपनी से जो फैमिली एंटरटेनमेंट पर जिंदा है। अगर एनिमेटर्स पहला ऑप्शन चुनता है और अपर बॉडी को ज्यादा एम्फेसाइज करता है तो मीडिया चिल्लाने लगेगा, हिट लाइन बड़ी बड़ी आएगी, डिज्नी इज सेक्सुअलाइजिंग वुमेन इन किड्स मूवी, पिक्सर हमारे बच्चों को अश्लीलता परोस रहा है। इस सोशल प्रेशर्स और कैंसिल कल्चर के डर ने अपर बॉडी वाली डिजाइन को परमानेंटली लॉक कर दिया।
तो अब एनिमेटर्स के पास बचा है सिर्फ एक ही रास्ता, जो कि द बटम हेवी डिजाइन है। माँ की एज और उसके मदरहुड को दिखाने के लिए एनिमेटर्स को लोअर बॉडी पार्ट्स को यानी हिप्स और पेल्विस को बड़ा करना पड़ता है, और इस शेप एस्केप को एनिमेशन इंडस्ट्री की भाषा में हार्ट इन हिप्स टेक्निक कहा जाता है। यहाँ कमर पतली होती है और हिप्स वाइड होती है, जो काइंड ऑफ एक उल्टा दिल जैसा शेप बनाता है। हमारी सोसाइटी लोअर बॉडी को अपर बॉडी की कंपैरिजन में कम सेक्सुअल मानता है, इसलिए जब आंट केस या इलास्टिक गर्ल ठीक होती है तो पेरेंट्स कंप्लेन नहीं करता और कैरेक्टर की मैच्योरिटी भी परफेक्टली डिलीवर हो जाती है। कहानी में अगला ट्विस्ट आता है ह्यूमन साइकोलॉजी और बायोलॉजी से। हमारा दिमाग आज भी वैसे ही काम करता है जैसे हजारों साल पहले गुफा में रहने वाले इंसानों का करता था। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहता है एंशिएंट टाइम से ही व्हाइट प्लेवेस को सबकॉन्शियसली एक सेहतमंद और सक्सेसफुल माँ के रूप में देखा गया है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन चाइल्ड बियरिंग यानी बच्चे को जन्म देना और फर्टिलिटी से जुड़ा होता है। एंशिएंट हिस्ट्री की मूर्तियां भी जैसे वेनस ऑफ विलियम ड्रॉप में भी लोअर बॉडी को बड़ा दिखाया जाता था। जब एनिमेटर्स एक माँ का कैरेक्टर डिजाइन करता है तो वो हमारा उस प्रिमिटिव ब्रेन को ट्रिगर कर रहा होता है। जब हम किसी थिक कैरेक्टर को देखते हैं तो हमारा दिमाग बिना एफर्ट के उसको एक नेचरिंग, केयरिंग और कैपेबल मदर के फिगर में इमेजिन कर लेता है। ये कोई ठरकीपन नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोग्राम है। इसी वजह से यंग लड़कियां जैसे फ्रोजन में एल्सा या एना का शेप ट्यूबुलर या सीधा होता है, क्योंकि वो अनमेच्योर्ड है, लेकिन उनकी माँ का शेप कर्व बनाया जाता है। ये साइकोलॉजी का एक मास्टर स्ट्रोक है जिसे एनिमेटर्स ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता है। अब आते सबसे बड़े पॉइंट पर, जो कि है टेक्निकलिटी और डिजाइन रूल्स। एनिमेशन में कैरेक्टर्स को हमेशा एडजस्ट किया जाता है ताकि वो फनी लगे। सिर्फ औरतें के साथ नहीं बल्कि आदमियों के साथ भी यही होता है। डिस्पिकेबल मी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना, तो उसमें ग्रू को देखिए, उसकी बॉडी एक बड़ा सा फ्रिज जैसा चौड़ा और टंगे माचिस की टिली जैसा है। उसे देखकर भाई मेरा दिल एक ही बात कहता है, का बवासीर बना दिए हो। पर सच बोलूं तो इसी से ही कॉमेडी पैदा होता है। साथ ही जब एनिमेशन 2D से 3D ग्राफिक्स में इंटर हुआ तो कंप्यूटर्स के अंदर मॉडल्स को बनाया गया, जिसे मूव करने के लिए डिजिटल हड्डियां बनाया जाता है। इसे 3D रिगिंग कहता है। 3D स्पेस में कैरेक्टर के सारे बैलेंस उसके प्लीविस यानी हिप्स से कंट्रोल होता है, जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता है। अगर प्लीविस चौड़ा और हैवी हुआ तो पैरों का मूवमेंट और हिप्स का स्वे ज्यादा स्मूथ और नेचुरल दिखेगा। हैवी बॉटम कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर ग्राउंडेड और स्टेबल रखती है। दूसरा सबसे खुफिया रूल द सिलहट रूल यानी परछाई का नियम। रूल ये है कि अगर आप किसी कैरेक्टर को पूरी तरह से ब्लैक कर देते हो तब भी ऑडियंस उसे एक नजर में ही पहचान ले, तो मान लो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डिजाइन बनाया गया है। जैसे मिकी माउस अपने कानों से पहचाना जाता है और बैटमैन अपने मास्क से। अगर स्टूडियोज अपने सारे फीमेल कैरेक्टर्स को एकदम स्लिम सुपर मॉडल्स की तरह डिजाइन करेगा तो शैडोज में वो सब एक जैसा ही दिखेंगे। इसीलिए फीमेल कैरेक्टर्स को यूनिक कर्व्स और ए शेप यानी थिक बॉटम दिया जाता है, ताकि परछाई में भी वो एकदम अलग और आइडेंटिफिकेबल लग सके। कुछ भी कहो, दिमाग तो लगा है इन एनिमेटर्स ने। तो आखिरकार इन सारे बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? कार्टून मॉम्स का ठीक होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक हेवीली रिसर्च्ड और ब्रिलियंट मास्टर प्लान है। ये नतीजा है हेस कोड की डर का, शेप लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट का, ह्यूमन बायोलॉजी का, 3D रिंगिंग की मजबूरी का और सिलहट्स रूल का। एनिमेटर्स बहुत ही सतरे निकला। उन्होंने एक ऐसी ट्रिक निकाली जिससे सेंसर बोर्ड भी कुछ नहीं कर पाए और कैरेक्टर्स आइकॉनिक बन गए। आशा करता हूँ अगली बार जब आप कोई पिक्सर मूवीज देखोगे तो आपका नजरिया बदल चुका होगा। मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या ये साइंटिफिक राज पहले पता था? वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं जापानीज एनिमे फैन सर्विस या विलेन की साइकोलॉजी पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में एनिमे नेक्स्ट लिख कर स्पैम कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना यार। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय बाय।